नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, वकालत की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल kanunforall.com। दोस्तों, पहले 2 एपिसोड में हमने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की शुरुआत की थी, उस पर चर्चा और परिचर्चा की शुरुआत की थी, जिसमें पहले एपिसोड में हमने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार दी गई अपराध की परिभाषा के बारे में परिचर्चा की। उसके पश्चात दूसरे एपिसोड में हमने अपराध का वर्गीकरण करके देखा कि परिभाषा के अनुसार अपराध को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे जमानतीय, गैर जमानतीय, संज्ञेय, असंज्ञेय, वारंट मामला, सम्मन मामला। इन सभी विषयों पर, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा और परिचर्चा की और एक दूसरे को अपना ज्ञान आदान प्रदान करने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वीडियोस देखने के बाद, वो एपिसोड देखने के बाद कुछ हद तक अपराध और अपराध का वर्गीकरण, यानी कि जमानतीय, गैर जमानतीय, संज्ञेय, असंज्ञेय, वारंट मामला और सम्मन मामला के संदर्भ में जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं आमतौर पे, वो सब दूर हो गए होंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम लोगों ने विवेचना की थी। अब इस तीसरे एपिसोड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अपराध के जो घटक थे वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की परिभाषा के अनुसार में हमने पढ़ा था, लेकिन वास्तव में जब आपराधिक कार्य व्यवहारिक रूप से किया जाता है तो उस आपराधिक कार्य को संपन्न करने के लिए कितने घटक की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको रिवाइज करा दूं, मैं आपको ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब शुरुआत ही हम यहां से करते हैं कि आपने पढ़ा, आपने देखा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार अपराध की परिभाषा दी गई थी कि आपराधिक कार्य किसको कहेंगे। तो उसमें मुख्यतः 3 घटक सामने आए थे। पहला, यदि कोई कार्य किया जाता है और वो उस समय लागू की गई किसी भी विधि, संहिता, प्रावधान, नियम, उपनियम के अनुसार दंडनीय बनाया गया है, तो वो किया गया कार्य अपराध कहलाता है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, दोहरा देता हूं इस बात को, कि किसी कार्य को अगर हम करते हैं और वो कार्य उस समय लागू की गई किसी भी विधि के अंतर्गत अगर दंडनीय है तो वो अपराध कहलाएगा। दूसरा घटक क्या था कि किसी कार्य का न करना, यानी कि हमें कोई कार्य करने के लिए अधिकार दिया गया है, दायित्व दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और हम उस कार्य को नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा उस कार्य का नहीं किया जाना या उस कार्य को करने में लोभ करना उस समय लागू की गई किसी विधि के अंतर्गत अगर दंडनीय बनाया गया है तो वो अपराध होगा। तो ये तो 2 घटक हो गए, एक कार्य का करना और दूसरा कार्य का न करना। तीसरा घटक था कि पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 1871 के पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत जब हम आदरणीय न्यायालय के समक्ष, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल करते हैं और उसमें जो अभिकथन करते हुए जिस घटना का उल्लेख करते हैं वो दंडनीय होती है और उसे अपराध माना जाता है। अब व्यवहारिक रूप में एक आपराधिक कार्य को उसकी संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए, यानी कि उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितने घटक की आवश्यकता पड़ती है, अब हम इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे ध्यान में एक लैटिन मैगजीन, यानी कि लैटिन भाषा की एक कहावत सामने आती है जिसके ऊपर पूरा ये आपका न्याय शास्त्र टिका हुआ है, खासकर आपराधिक मामलों का न्याय शास्त्र। ये कहते हैं कि एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मतलब एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस का हिंदी में मतलब होता है, अर्थ होता है आपराधिक कार्य,
और मेंस रिया का मतलब होता है आपराधिक आशय। तो इस मैगजीन, इस कहावत का मतलब यह है, इसका कहावत का अर्थ यह है कि केवल कार्य व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने के पीछे व्यक्ति का आपराधिक आशय भी न हो। समझे? उदाहरण के लिए देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ही आप देखते हैं, दोनों विपरीत शब्द हैं, कभी कभी और अक्सर, खैर शब्दों के साथ खेलना ही वकालत होती है। तो आप अक्सर ये देखते हैं कि किसी आपराधिक कार्य में अपराध सामने दिखाई देता है, अपराध के सबूत भी होते हैं, अपराधी भी पकड़ लिया जाता है, परंतु इस अपराध को सिद्ध करने के लिए मोटिव की आवश्यकता पड़ती है कि उसके पीछे एक अपराधी ने अगर कोई अपराध किया, सपोज कीजिए एक अपराधी है सलमान खान, उसने किसी व्यक्ति कन्हैया लाल को मार दिया। तो कन्हैया लाल को मारने के पीछे कन्हैया लाल का कत्ल हो गया, उसकी लाश है, तो कत्ल किया हुआ व्यक्ति है। जिस हथियार से कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है वो हथियार भी वहां पे मौजूद है, विटनेस भी वहां पे मौजूद है, सारा साक्ष्य मिल गया। परंतु अब यहां पे अपराधी और आपराधिक कार्य के बीच में जो सबसे बड़ा घटक होता है वो होता है मोटिव का। आखिर सलमान को के द्वारा कन्हैया लाल का मर्डर करना और इसके पीछे सलमान का मोटिव पता करना, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। तो ये जो मोटिव होता है, यानी कि उद्देश्य होता है, जो इंटेंशन होता है, वो अपराधी के द्वारा आपराधिक कार्य करने के पीछे के कारण को दर्शाता है। और यदि वो कारण प्रूफ हो जाता है तो अपराधी को उस आपराधिक कार्य करने के लिए दंड दिया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति ने वो अपराध किया है, ये तब साबित होता है जब उस आपराधिक कार्य को करने के पीछे उस व्यक्ति का मोटिव तय हो जाता है कि उसने आपराधिक आशय से वो आपराधिक कार्य किया है। इसको एक और उदाहरण से देखते हैं, ध्यान दीजिए इस बात पे। मैगजीन क्या कहती है कि देयर शुड बी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अगर किसी आपराधिक कार्य को करने के पीछे व्यक्ति की मंशा आपराधिक नहीं है तो उसे उस कार्य आपराधिक कार्य करने का दोषी नहीं माना जा सकता। मतलब यह है, अर्थ इसका यह है कि एक आपराधिक कार्य करने के पीछे एक आपराधिक आशय भी होना चाहिए। अगर मैं कोई आपराधिक कार्य करता हूं तो उस आपराधिक कार्य को करने के पीछे मेरी जो मंशा है, मेरा जो आशय है, इंटेंशन, मेरा मोटिव, मेरा उद्देश्य जो है वो भी आपराधिक होना चाहिए। अगर मेरा मेंस रिया यानी कि मेरा आशय, मेरा इंटेंशन अपराध करने का नहीं है और फिर भी वो आपराधिक कार्य मुझसे हो जाता है तो उस आपराधिक कार्य करने के लिए मुझे दोषी नहीं मान सकते, या उसमें बहुत सारे बचाव के रास्ते आ जाते हैं। उतनी सजा आपको नहीं हो सकती जितनी सजा आपको उस आपराधिक कार्य और आपके आपराधिक आशय में समन्वय स्थापित करने के बाद हो सकती थी। चलिए, तो आपने देखा कि एक्टस रियस और मेंस रिया यानी कि आपराधिक कार्य के पीछे आपराधिक आशय का होना आवश्यक है, तभी एक अपराध का गठन होता है और उस अपराध के संपादन के लिए अपराधी को दोषी ठहराया जा सकता है। तो इस मैगजीन के अनुसार एक अपराध के गठन करने के लिए कितने घटक आपके सामने आए? पहला होता है क्या? ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य। दूसरा, मनुष्य के द्वारा किया गया आपराधिक कार्य। तीसरा, मनुष्य के द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के पीछे उसका आपराधिक उद्देश्य। चौथा,
उस आपराधिक कार्य को करने के पश्चात उस आपराधिक कार्य के फलस्वरूप हुई क्षति यानी कि इंजरी किसी के साथ भी हो सकती है जिसके विरुद्ध वो आपराधिक कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ध्यान दीजिए कि एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम निसी मेलसिट रिया, इसके अनुसार एक अपराध के गठन के लिए कम से कम 4 घटकों की आवश्यकता पड़ती है। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा एक्टस रियस यानी कि आपराधिक कार्य, तीसरा मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय, चौथा क्षति इंजरी, ठीक है, चोट। अब हम एक एक घटक को लेते हैं। आप मुझे बताइए कि ह्यूमन बीइंग ही क्यों, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया कार्य ही क्यों अपराध की श्रेणी में आएगा? क्योंकि मानव के द्वारा किया गया अपराध ही दंडनीय बनाया गया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया मानव समाज के ऊपर आश्रित होती है। ठीक है, विधि या कानून की दृष्टि में दंडनीय अपराध का गठन तभी होता है जब यह कार्य किसी इंसान द्वारा किया गया होता है। इसके पीछे कारण क्या है? केवल एक इंसान ही दायित्व के अधीन होता है, अर्थात केवल एक इंसान के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या लिएबिलिटी निर्धारित की जा सकती है। आप किसी जानवर, किसी पशु पक्षी या किसी प्रकृति से संबंधित अन्य जो कीट पतंगे होते हैं, उनके ऊपर आप अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं सौंप सकते। केवल इंसान ही है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का दायित्व आप सौंप सकते हैं। आप किसी गधे को कलेक्टर नहीं बना सकते। सिंपल सा उदाहरण है, आप कोई भी जानवर, जंगली जानवर हो, उसको आप वकील नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, डॉक्टर नहीं बना सकते, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन सकता, और तो और वो भ्रष्टाचारी या देशद्रोही भी नहीं बन सकता, वो आतंकवादी भी नहीं बन सकता। तो दायित्व केवल इंसानों के ऊपर ही निर्धारित किया जा सकता है। केवल इंसान ही है जो हंस सकता है। आपने कभी देखा है किसी गधे, शुअर, शेर को हंसते हुए? हाँ, कभी कभी बंदरों का हंसना आपको दिखाई दे जाता है। लेकिन यहाँ पे हंसने उसने की क्रिया विधि की बात नहीं हो रही। यहाँ पे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लिएबिलिटी की। तो किसी इंसान के ऊपर ही दायित्व सौंपा जा सकता है। दूसरा क्या होता है? इंसान पब्लिश होने में सक्षम होता है, यानी कि इंसान किससे ही यश, कीर्ति, समृद्धि और जितनी भी बड़ी चीजें आप समझ लो, जितने बड़े बड़े शब्दों का आप उपयोग कर लो, तेज, शौर्य, कीर्ति, ये सब इंसान के ऊपर ही एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स की तरह होती है, यानी कि एक अलंकार की तरह होती है। इंसान ही तेजोमय हो सकता है, इंसान ही शौर्यशील हो सकता है। हालांकि जानवर भी होते हैं जो इंसानों के साथ रहते हैं, जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप का घोड़ा था वो चेतक। उसी तरह राणा प्रताप का हाथी भी था जो स्वामी भक्त था। ऐसे बहुत सारे हमारे पास कुत्तों का, जो कुत्ता प्रजाति है उनका तो इतिहास ही भरा पड़ा है, परंतु यहाँ पे उनको किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनको दायित्व नहीं सौंपा जा सकता। केवल इंसान को ही दायित्व सौंपा जा सकता है। तीसरा कारण क्या है कि इंसान ही आपराधिक कानून का विषय है, यानी कि इंसान के द्वारा ही किसी कार्य का किया जाना या किसी कार्य का न किया जाना अगर किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय है तो अपराध की श्रेणी में आता है। अब जरा इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, ठीक है। सलमान खान साहब गए जोधपुर में और अपने साथियों के साथ वो जंगल में चले गए, और जो काला हिरण होता है, जो कि प्रोटेक्टेड एनिमल की श्रेणी में आता है, जिसका शिकार करना वर्जित है, कानूनन वर्जित है, वो जाते हैं उसका शिकार कर देते हैं। तो ये सलमान खान का एक इंसान थे, ह्यूमन बीइंग, उनका ये दायित्व था कि
कानून ने अगर किसी को वर्जित किया, वैसे भी किसी निरीह और मूक प्राणी का, किसी भी जानवर का हत्या करना अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए, वो अपराध है। और काला हिरण तो इसको तो संरक्षित पशु के रूप में रखा गया है। एक कानून द्वारा संरक्षित पशु का शिकार करना तो कानून का उल्लंघन था, ये तो दंडनीय है। तो इन्होंने आपराधिक कार्य किया क्योंकि ये इंसान थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि विधि के द्वारा दिए गए प्रावधान का पालन करना, परंतु उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने जाके काले हिरण को मार दिया और अपनी बहादुरी दिखाई। अब जरा दूसरा देखिए, ये थे इंसान, तो इनके ऊपर दायित्व आया और इनके ऊपर काले हिरण की हत्या करने का अभियोजन था, आरोप लगा, आरोप सिद्ध भी हुआ। अब देखिए दूसरी चीज, अब सलमान खान अपने साथियों के साथ जा रहे हैं और अचानक किसी जंगली कुत्ते ने उनको अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये जंगल में जा रहे हैं, जंगल जानवरों का निवास स्थान है। उनके निवास स्थान में ये एक ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी सारे खतरों को जानते हुए भी अतिक्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब उसमें अगर जंगली कुत्तों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनके पीछे का हिस्सा कुछ खा लिया, नोच लिया, और फिर किसी तरह वो जान बचाकर घर बाहर आए, तो क्या आप उन कुत्तों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालेंगे या गंभीर चोट का केस डालेंगे, ग्रेवियस हर्ट का? नहीं, क्योंकि वो जानवर हैं, अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं और वो खुद नहीं आए थे सलमान खान को ढूंढते हुए कि नहीं ये मिल जाए तो मैं इनके पिछवाड़ा नोच के खा जाऊं। ऐसा नहीं था। खैर, इसको दूसरे अर्थों में लेने की जरूरत नहीं है, यह सिंपल सा एक उदाहरण है। तो उन जंगली कुत्तों के ऊपर हम दायित्व नहीं डाल सकते, पर एक इंसान जाके एक संरक्षित वन पशु को अपने शिकार के लिए, अपने आनंद के लिए मार देता है, तो वो कई विधियों का उल्लंघन करता है। और जो ये एक आपराधिक कार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य जो वो करता है वो विधि के अनुसार दंडनीय है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग एक प्रमुख घटक होता है। चलिए अब दूसरे घटक पे आते हैं। दूसरा घटक होता है आपराधिक आशय। आपराधिक आशय मतलब क्रिमिनल इंटेंशन, गिल्टी माइंड। जो आप किसी कार्य को करने के पीछे अगर आपका उद्देश्य आपराधिक है तो वो कार्य आपराधिक कार्य में बदल जाता है, आपराधिक कार्य हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि सलमा अपने घर में है और उसकी सास से उसकी नहीं पटती है। तो सलमा ने क्या किया, उसको पता था कि सास सीढ़ियों से उतरती हैं और आंगन में आके वो अपना जो भी पूजा वूजा करना होता है वो करती हैं। रोज सुबह 8 बजे वो सीढ़ियों से उतरती हैं। सलमा का जो मकान है वो 2 फ्लोर का है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे सास रहती हैं, नीचे सलमा रहती हैं। तो सास हमेशा नीचे उतरकर और जहां भी उनको जाना हो, पूजा करने जाना होता अपनी पद्धति के अनुसार, तो पूजा करने जाती हैं सीढ़ियों से उतरकर। अब एक दिन सलमा क्या करती है कि उन सीढ़ियों पर चिकनाई वाले कोई भी पदार्थ जैसे तेल गिरा देती है, जिससे कि आसानी से फिसला जा सकता है अगर ध्यान से ना उतरा जाए तो। एक नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप उतरते हैं तो आराम से फिसल सकते हैं। ऐसा पदार्थ उन सीढ़ियों पे गिरा देती है जानबूझकर। अब रोजमर्रा की तरह सलमा की सास फर्स्ट फ्लोर से यानी कि पहले मंजिल से निचली वाली मंजिल पे उतरने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेती हैं। चूंकि उस पे सलमा ने चिकना पदार्थ गिरा दिया था तो इससे उनका पैर फिसलता है और पैर फिसलने से वो पहले माले से सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे वाले माले पे आ जाती हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे, जमीन पे। और इस दौरान उनको सर पे भी चोट लगती है और उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब यहां पे देखिए, एक सलमा के द्वारा एक कार्य किया गया। वो कार्य क्या था? सीढ़ियों पे तेल डाल देना, तरल पदार्थ, चिकना वाला पदार्थ डाल देना।
जबकि वो जानती है कि इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करके उसकी सास पहले मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पे आती है। अब सीढ़ियों पर तेल कोई क्यों डालेगा? तेल सुखाने वाली चीज थोड़ा है कि सूरज की रोशनी में वो सुखा रही थी, बाद में उसको इकट्ठा कर सकती थी। नहीं, शर्मा का इंटेंशन क्या था? सास को गिराना, एक्सीडेंट, दुर्घटना करने की ऐसी व्यवस्था करना जिससे लगे कि उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। ये जो आपराधिक आशय है, ये जो गलत इरादा है, यही गलत इरादा किसी कार्य को अपराध की श्रेणी में लेके आता है। यही गलत इरादा होता है। जैसे एक व्यक्ति के अपराध करने के इरादे का मानसिक तत्व है या ज्ञान है कि किसी की कार्रवाई या कार्रवाई की कमी के कारण अपराध किया जाएगा। इसे कई अपराधों का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। आपराधिक दायित्व का मानक लैटिन वाक्यांश एक्टस नॉन फैसिटरियम निसी मैंसिटरिया है द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जब तक मन मतलब आशय या उद्देश्य या इरादा दोषी नहीं है, तब तक कार्य दोषी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो एक कार्य किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं ठहराता जब तक कि उसका दिमाग समान रूप से दोषी ना हो। और यह सिद्धांत आपराधिक कानून में एक मूलभूत अवधारणा को व्यक्त करता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है कि गलत इरादे से, किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से अगर हम कोई कार्य करते हैं या किसी कार्य को नहीं करते हैं और उससे उस व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो वो कार्य आपराधिक कार्य की श्रेणी में आता है। जैसे अब मान लीजिए कि एक नर्स है, नर्स को पता है कि उसके अंडर में जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको सुबह 4 बजे या सुबह शाम दोपहर किसी भी समय मान लीजिए रात में सोने से पहले एक दवा देनी जरूरी है। यदि वो दवा नहीं देगी और मरीज बिना दवा खाए सो जाएगा तो उस मरीज के ऊपर, उस मरीज के जान जाने का खतरा है। अब नर्स को ये भली भांति मालूम है, नर्स का ये दायित्व है कि उसके अंडर में ये पेशेंट है, उसको सोने से पहले ये दवा देनी है। लेकिन एक दिन वो नर्स उस दवा को नहीं देती है। नहीं देने से क्या होता है कि उसको जान पे बनाती, उस मरीज के जान पे बनाती है। उसको सुबह आनन फानन में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है और बड़ी मुश्किलों से उसकी जान बच पाती है। तो मरीज के तबीयत का बिगड़ना, आईसीयू में भर्ती होना और बड़ी मुश्किलों से उसकी जान का बचना, ये सारी प्रक्रिया क्यों हुई? क्योंकि नर्स ने उसके ऊपर जो दायित्व दिया गया था उसको पूरा नहीं किया, यानी कि जो काम उसको करना था उसने नहीं किया। तो कह सकते हैं आप कि ये निग्लिजेंस भी हो सकता है, ये निग्लिजेंस में भी आता है। लेकिन याद रखिए, डेथ बाय निग्लिजेंस के लिए भी और कल्पेबल होमिसाइड, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, वो दंडनीय है। तो ये इरादा हो जाता है, एक गलत इरादा हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। हमने 2 घटकों को बड़े ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश की, एक तो ह्यूमन बीइंग और दूसरा मेंस रिया। मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। आपराधिक आशय को एक और उदाहरण से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति, रहीम और करीम दोनों आपस में दोस्त हैं। रहीम को पता है कि करीम रोज सुबह एक विशेष गली से होते हुए बाजार को जाता है सामान खरीदने के लिए। अब रहीम को करीम से किसी बात के लिए दुश्मनी हो गई, लेकिन रहीम ने करीम को बताया नहीं। बड़े अच्छे मित्र थे। रहीम को पता है कि वो एक विशेष गली से होते हुए बाजार में जाता है, वहां से सामान खरीद कर लाता है। अब रहीम ने क्या किया कि उसी गली में अपने कुछ साथियों को सुबह भेजा। किस लिए? कि वो करीम के ऊपर अटैक करें और उसको नुकसान पहुंचाएं।
ठीक है। अब रहीम की योजना के अनुसार अगले दिन सुबह 4-5 साथी जाते हैं और जिस विशेष गली से करीम बाजार के लिए जाता है उसी विशेष गली में उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो अब यहां पे देखिए, रहीम एक ह्यूमन बीइंग है, मेंसरिया यानी कि उसने करीम को चोट पहुंचाने के इरादे से योजना बनाई, ये इसका मेंसरिया है। और एक्टस रियस क्या है कि उसकी योजना को उसके कहे अनुसार उसके साथियों ने अमल में ला दिया, करीम को चोट पहुंचा दी, उसका हाथ पैर तोड़ दिया। तो ये एक ग्रेवियस हर्ट का अपराध हुआ, यानी गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध हुआ। और इस अपराध के पीछे जो रहीम है उसका गलत इरादा है और वो ह्यूमन बीइंग है। इससे उसको चोट पहुंची। चोट क्या पहुंची? उसका हाथ पैर टूट गया। तो यहां पे चारों घटक एक साथ आ गए। रहीम का करीम के साथ दुश्मनी, ये रीजन बन गया। रहीम को अपने साथियों को बुलाना, उनके साथ डिस्कस करना और उस विशेष गली में रहीम द्वारा उसके साथियों को भेजा जाना कि वो करीम इसी गली से जाता है और यहीं पे पकड़ के इसको मार, उसका हाथ पैर तोड़ दो। ये उसका गलत इरादा, गलत इरादे को अमल में लाया गया उसके साथियों के द्वारा, उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया। तो यहां पे रहीम का एक्टस, रहीम के साथियों का एक्टस रियस, रहीम का मेंसरिया, रहीम का ह्यूमन बीइंग होना और करीम को चोट पहुंचना, ये चारों घटक आपके सामने आ गए। ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टस रियस और इंजरी। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं हम, एक्टस रियस। पहले दो को हमने बड़े आसानी से समझने की कोशिश की। एक्टस रियस क्या होता है कि आपराधिक कृत्य यानी कि आपराधिक कार्य, अपराध के भौतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। एक्टस रियस मानव आचरण का ऐसा परिणाम है जिसे कानून रोकना चाहता है। डेफिनेटली आपराधिक कार्य को विधि द्वारा दंडनीय इसलिए बनाया गया है कि समाज में अपराध को रोका जा सके। एक इंसान और एक बुरा इरादा एक अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह किसी स्वैच्छिक कार्य या चूक के बावजूद दिखाई न दे। मतलब एक्टस रियस मानव आचरण का ऐसा परिणाम है जिसके लिए आपराधिक कानून दंड देने का इरादा करना चाहता है। दूसरे शब्दों में एक्टस रियस मानव आचरण का भौतिक परिणाम है। किसी व्यक्ति के द्वारा किया या छोड़ा गया कार्य किसी कानून द्वारा निषिद्ध या आदेशित कार्य होने पर ही अपराध का गठन करता है, जो कि हम अपनी परिभाषा में देख चुके हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2ढ की परिभाषा में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श कर चुके हैं। तो अब यहां पे एक विश्लेषण हम कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं फिर से। एक्टस रियस और मेंसरिया में जो डायरेक्ट रिलेशन है और इस डायरेक्ट रिलेशन के बाद जो अपराध का कार्य को संपन्न किया जाता है उसके बारे में एक विश्लेषण कर लेते हैं। एक व्यक्ति के अपराध करने के इरादे का मानसिक तत्व होता है मेंसरिया। मेंसरिया यानी कि आपराधिक आशय जो दिमाग में पैदा होता है, और आपराधिक कार्य भौतिक परिणाम होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, किसी की कार्रवाई या कार्रवाई की कमी के कारण अपराध किया जाएगा। इसे कई अपराधों का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। आपराधिक दायित्व का मान लैटिन वाक्यांश एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिटरिया द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए अपराध एक व्यक्ति को संलग्न करेगा, यानी कि जो आपराधिक अपराध है वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि ये नियम पूर्ण नहीं है और लैटिन मैगजीन एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिटरिया की इंगित सीमाओं के अधीन है, जो यह दर्शाता है कि दोषी मन के बिना उनका कोई अपराध नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से जवाबदेह बनाने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए
कि एक कार्य जो कानून द्वारा निषिद्ध है उसके आचरण के कारण हुआ है, और यह कि आचरण कानूनी रूप से दोषपूर्ण मन के दृष्टिकोण के साथ था। मतलब उसने जो आचरण किया है, आचरण यानी कि कार्य यानी कि आपराधिक कार्य यदि उसके मानसिक दोषपूर्ण इरादे के साथ है तभी वो अपराध होगा। दोषपूर्ण इरादा, गलत इरादा, यानी अपराध करने का इरादा रखकर अगर कोई कार्य किया जाता है या कार्य नहीं किया जाता है और उससे किसी की को क्षति पहुंचती है और विधि द्वारा दंडनीय है तो वो अपराध होगा। सिंपल सी बात है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीके जाफर शरीफ बनाम राज्य सीबीआई 2012 में वाले मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो इसके लिए किए जाने वाले कार्य में उस व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी संलग्न की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना आपराधिक दिमाग के कोई अपराध नहीं हो सकता। किसी को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए यह साबित होना चाहिए कि उन्होंने कार्यों के परिणाम स्वरूप एक अवैध कार्य हुआ है और उनके कार्यों में कानूनी रूप से दोषपूर्ण मानसिक रवैया सम्मिलित था। परिणाम स्वरूप हर अपराध के दो घटक होते हैं, एक भौतिक तत्व होता है फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा होता है मानसिक पहलू यानी कि मेंसरिया। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि मेंसरिया और एक्टस रियस मिलकर ही एक अपराध का गठन करते हैं और इसमें दो तत्व और जुड़ जाते हैं कि ये मेंसरिया किसका होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग का, यानी कि एक मनुष्य का गलत इरादा। एक मनुष्य अगर गलत इरादे के साथ कोई कार्य करता है और वो कार्य विधि के द्वारा दंडनीय है तो अपराध कहलाएगा। एक मनुष्य गलत इरादे के साथ कोई काम नहीं करता है और वो विधि द्वारा दंडनीय है तो अपराध कहलाएगा। और डेफिनेटली अगर आप एक मनुष्य अगर कोई गलत काम करता है और गलत इरादे के साथ करता है तो वो किसी न किसी को चोट पहुंचाता है, किसी न किसी को इंजरी पहुंचाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेंसरिया और एक्टस रियस में जब तक डायरेक्ट रिलेशन ना हो तब तक एक आपराधिक कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया नहीं जा सकता। जैसे अब इसका अपवाद भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 84 है, इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 84 ये कहता है कि आपराधिक कानून की मौलिक सिद्धांत का प्रतीक एक्टस नॉन फेसिट रियम निस्सी मेंसिट रिया, जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो ये बताता है कि एक कार्य तब तक अपराधी नहीं बनता जब तक कि एक दोषी इरादे के साथ नहीं किया जाता है। एक अपराध को गठन करने के लिए आशय और कार्य को सहमत होना चाहिए। लेकिन ये जो सिद्धांत है वो पागल व्यक्तियों के मामले पर लागू नहीं होता है। यानी कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अगर कोई आपराधिक कार्य करता है तो उस पर इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का अपने मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो मानसिक रूप से पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे पता नहीं रहता है कि उस कार्य का अंजाम क्या होगा, उस कार्य का परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसको अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है। और इसी को हम कहते हैं फ्यूरियोसिस नुला वॉल्टेंस एस्ट। एक आपराधिक अपराध करने के लिए मेंसरिया के कारण को आमतौर पर अपराध का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। इसे फ्यूरिसस नल्ला वॉलंटस एस्ट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक मानसिक
विकार से पीड़ित व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसको अपराध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। एक अपराध करने के लिए इरादा और कार्य दोनों को अपराध के घटक के रूप में लिया जाता है। प्रत्येक सामान्य और समझदार इंसान से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके आचरण और कृत्यों के लिए जिम्मेदार होने के लिए कुछ हद तक कारण हो, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। लेकिन एक विकृत दिमाग का व्यक्ति या मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को मानव व्यवहार के इस मूल मानदंड का अधिकारी नहीं कहा जा सकता। आगे सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य 2011-3 SEC क्रिमिनल 232 के मामले में कहा, जिसमें न्यायालय एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहां आरोपी पर IPC की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 84 के संरक्षण से वंचित कर दिया और कहा कि हमारी राय में एक आरोपी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत किसी आपराधिक कार्य के दायित्व से छूट चाहता है, उसे कानूनी पागलपन साबित करना है, न कि चिकित्सकीय पागलपन। यहां पे दो प्रकार की बातें की जा रही हैं, कानूनी पागलपन और दूसरा होता है चिकित्सकीय पागलपन, यानी कि मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर और लॉ रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर। अभिव्यक्ति दिमाग की अस्वस्थता को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है और इसे मुख्य रूप से पागलपन के समक्ष माना गया है। लेकिन पागलपन शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ रखता है और मानसिक विकार की अलग अलग डिग्री का वर्णन करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक रोग से पीड़ित है वास्तव में आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है। मात्र तथ्य यह है कि आरोपी अभिमानी, अजीब, चिड़चिड़ा है और उसका मस्तिष्क बिल्कुल ठीक नहीं है, या जिस शारीरिक और मानसिक बीमारियों से वह पीड़ित है उसने उसकी बुद्धि को कमजोर कर दिया है और उसकी भावनाओं को प्रभावित किया है, या कुछ असामान्य कार्यों में वह लिप्त है या पागलपन के दौरे पर है, कम अंतराल, या कि वह मिर्गी के दौरे के अधीन था और असामान्य व्यवहार था, या उसका व्यवहार अजीब है, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये बिल्कुल ही क्लियर, स्पष्ट ऑब्जर्वेशन था जो उन्होंने इस मामले में दिया। एक्टस नॉन सेसिटरियम निसी मैंसिटरिया, इस मैगजीन का एक विलोम, अपोजिट मैगजीन भी है, जिसे हम इस प्रकार से कहते हैं कि एक्टस मी इनविशियो फैक्टस नॉन इस्ट म्यूस एक्टस, मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून में दंडनीय होने के लिए एक कार्य स्वैच्छिक कार्य होना चाहिए और साथ ही एक आपराधिक इरादे के साथ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिभाषा के अनुसार एक अपराध के गठन के लिए 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। किसी कार्य का किया जाना जो तत्समय प्रवृत्ति किसी भी विधि के अनुसार दंडनीय है, वो अपराध हो जाता है। दूसरा, किसी कार्य में लोप करना, किसी कार्य को न करना यदि उस समय लागू किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय है तो अपराध है। पशु अत्याचार अधिनियम की 1871 की धारा 20 के अनुसार यदि किसी मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने हम परिवाद दाखिल करते हैं और उसमें अभिकथन करते हैं किसी घटना का, किसी कार्य का, तो वो परिवाद भी अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब उस परिवाद के अंदर किया गया कथन अपराध की श्रेणी, अपराध को व्यक्त करता है।
वो भी दंडनीय होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट रिया किस प्रकार एक हमारे आपराधिक न्याय शास्त्र के आधारभूत सिद्धांत को बतलाता है, और ये साबित करता है कि एक आपराधिक कार्य के गठन करने के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान, क्योंकि हम इंसानों के ऊपर ही दायित्व सौंप सकते हैं। दूसरा होता है आपराधिक कार्य, और ये आपराधिक कार्य स्वैच्छिक प्रवृत्ति के अनुसार किया जाना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए, किसी अनुचित दबाव या आपराधिक बल के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए। तीसरा, उस आपराधिक कार्य करने के पीछे आपराधिक आशय होना चाहिए। और चौथा, उससे इंजरी होनी चाहिए, चोट पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रकार इस एपिसोड के अंतर्गत हमने देखा कि अपराध का गठन किस प्रकार होता है, और हम इस अपराध के गठन की क्रियाविधि को कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्य पहलुओं को भी छुएंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।